यूजीसी द्वारा संचालित नेट। जय श्री कृष्ण सभी को एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं रितु सीडीपी की क्लास में लेती हूँ, तो सभी को गुड आफ्टरनून है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास, तो सभी लोग कनेक्ट होते जाओ और एक बार मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है, आप सभी ओके कर देना अगर सब कुछ ओके है तो। ज्योति जी जय श्री कृष्ण। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। एक बार आप लोग क्लियर कर देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए क्लियर है, सब कुछ ओके है। ओके, ज्योति जी कह रही हैं क्लियर है। ओके, थैंक यू ज्योति बताने के लिए। थैंक यू प्रतीक्षा। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि फिलर फॉर्म की जो हमारी आपकी इंस्टाग्राम चैनल भी है और इसका टेलीग्राम चैनल है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपकी टेलीग्राम चैनल्स यहाँ पर हैं। तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? थैंक यू ज्योति। आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? नवंबर आपका लास्ट है, दिसंबर बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, तो तैयारी जो है ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं। अच्छी हैं ज्योति जी, ओके। ऐसे ही आप सब अच्छे रहिए, मस्त रहिए और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती रहे, है ना। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकेगी, है ना। और यूपी में तो वैसे भी यूपी ऑलमोस्ट सभी जगह ठंड बहुत ज़्यादा है, वेदर चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेकर चले सभी। ठीक है, और आज हमारा सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज डेवलपमेंट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जितने भी आपके पूछे जाते हैं, और सारे एग्जाम्स में जितने पूछे गए ना मैंने वहां से सारे उठाए हैं, ताकि आपके उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बचे नहीं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन जब आपके होते रहेंगे, तो डेवलपमेंट हुआ या फिर प्याजे थ्योरी हुआ, ये सब आपके क्वेश्चन नंबर दिलाने वाले हैं, तो ये चीज आपको पूरी याद होनी चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो इसका रिवीजन में भी मैंने किया है, थ्योरी क्लास अलग से भी चलाए हैं सारे, और आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इससे क्या है, हमारे 2-3 चैप्टर्स पूरे फिक्स हो जाएंगे, जिसमें से आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपके पास ही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट और सेकंड की हमारी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हुई क्लास में, सारे क्लास को देखिए, जो नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में देखें, और सारे क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करें। और आज सभी अपने क्वेश्चन में प्लस जितने भी नंबर आप सही करते जाएंगे, +1 +2 करते चले जाइएगा। ठीक है, अपने नंबर को भी साथ में कैलकुलेट करिएगा कि कितने क्वेश्चन पे आपके सही हो जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पे सही है उसमें प्लस आप करते जाइएगा अपने नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाल्यकाल होता है, जो बाल्यकाल का पीरियड होता है वो किस टाइम से होता है? जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 से या 12 वर्ष की आयु तक होता है। चाइल्डहुड का आंसर करिएगा। चाइल्डहुड इज फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 3 ईयर, फ्रॉम द थर्ड ईयर टू एज ऑफ 6 ईयर, from the sixth year the age of 12 year, from the second year to the age of 10 or 2 years। तो सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो सभी आंसर करिएगा फटाफट। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट नाउ।
चलिए, माही का जवाब आ गया। बाकी सभी आंसर करिए, सभी अपने नंबर जितने सही करते जाइएगा उसमें प्लस अपना मार्क्स जोड़ते जाइएगा, ठीक है। राधे राधे माही जी। बाकी सब भी आंसर करते जाना। शाहीन बोल रही हैं बी, मैक्सिमम अंकित बोल रहे हैं सी। तो मैं बता दूं, जो बाल्यावस्था आपकी होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है, ठीक है ना। सभी जानते हैं शैशवावस्था हमारी 0 to 5 ईयर होती है। इसी में एक अर्ली चाइल्डहुड आता है, वो 3 to 6 ईयर होता है। लेकिन जब बाल्यकाल चाइल्डहुड की बात हो रही हो तो वो छठे वर्ष से लेकर यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो हमारा चाइल्डहुड में जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने, ये बहुत इजी क्वेश्चन था बट आप लोगों ने सभी ने बी आंसर किया, वाई। तो इसके 4 स्टेजेस जो है ना, फर्स्ट आपका शैशवावस्था यानी कि आपकी इन्फेंसी पीरियड आती है, वो आपकी 0 to 5 ईयर होती है। इसमें आपके 2 होते हैं, एक इन्फेंसी जो बर्थ टू 2 ईयर होता है, और अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो आपका 3 to 6 ईयर होता है, वो अर्ली चाइल्डहुड हो गया। लेकिन जब बाल्यकाल की बात हो रही है यानी चाइल्डहुड की बात हो रही हो, वो तो 6 से 12 वर्ष होती है, और 12 से 18 वर्ष जो होती है वो हमारी किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस होती है। और जो 18 वर्ष से 45 वर्ष तक जाती है वो हमारी प्रौढ़ावस्था होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था बट आप लोगों ने गलती कर दिया, पता नहीं क्यों, बट अभी गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। Which of the following age group come under the post childhood categories? तो वो बताइएगा, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या 9 से 12 वर्ष। हाँ, और जितने लोग सही कर रहे हैं ना वो अपने प्लस मार्क्स जोड़ते जाना, ठीक है। माही 0, फर्स्ट आंसर गलत। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, सेकंड का आंसर करिएगा सभी, विद इन 20 सेकंड में करना है आप लोग को आंसर, ठीक है। अंकित का आ गया है, गुज्जर लेखनी यादव डी, माही डी, यस। हाँ, इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं है, जो पोस्ट चाइल्डहुड होती है वो 9 से 12 वर्ष होती है, ठीक है। और इसको परिपाक काल भी कहा जाता है, या परिवर्ती काल हिंदी में बोलते हैं। इसमें जो बच्चों का क्या होता है, जो फिजिकली ग्रोथ जो होती है ना वो धीमी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो रुकती है, धीरे ही होती है, पर हमारे जो भी मांसपेशियां, हमारी शारीरिक अंदर जो भी चीजें होती हैं वो दृढ़ होती हैं, परिपक्व होती हैं, मजबूती आती है हड्डियों में, बोन्स में, इन सब चीजों में मजबूती आती है, ठीक है। तो अगर बोले कि गति किसमें धीमी होती है शारीरिक विकास की, तो वो बाल्यावस्था में होती है, ठीक है। हाँ, सभी की आंसर इसमें राइट आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में, स्वकेंद्रित अवस्था है बालक के कौन से में होते हैं बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करिएगा। द चाइल्ड हैज अ सेल्फ सेंटर्ड स्टेट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, बी है आपका 3 to 6 ईयर, और सी है फ्रॉम 7 ईयर टू एडोलसेंस, और डी है इन एडोलसेंस। सभी अपने नंबर में प्लस करते जाना, जितने लोग सही कर रहे हो सभी अपने नंबर प्लस करते जाना, +1 करके डालना, ठीक है। ज्योति जी बोल रही हैं ए, रोहित बोल रहे हैं ए। तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात आपकी जीन प्याजे ने भी कहा था, वो आपके किस एज में कहा था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं।
और इसी तरह से हम स्टेजेस में भी देखें तो वो स्टेजेस होती है 3 to 6 ईयर होती है, ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं स्व केंद्रित यानी अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में जो चिंता करते हैं, अपने बारे में अगर समझने लगते हैं तो वो 2 वर्ष के बाद के बारे में ही समझते हैं, बर्थ टू 2 ईयर नहीं, ठीक है। तो जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी खुशियों का, अपनी हर चीजों पे जो ध्यान देते हैं, वो होते हैं 3 to 6 ईयर में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ, और सभी अपने नंबर में प्लस करते जाना, ईमानदारी से जो जो सही आंसर कर रहे हो ना, सभी एकदम सही आंसर करना। लेखनी, आप क्लास में काफी दिनों से नहीं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम थी या क्लास की लिंक वगैरह नहीं मिल रही थी क्या आपको? हाँ, अंकित ने भी सही आंसर किया है बी। ओके, ऐसे आपके नंबर भी कैलकुलेट होते जाएंगे, आपको पता भी चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक्षा +3, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। लिंक शो नहीं हो रहा था, बट बाकी तो सबके आ रहे थे। ओके, तो सबको पता है कि मेरा 3 पीएम पे टाइम रहता है क्लास में, तो जब भी आप यूट्यूब पे आएंगे 3 पीएम में, अगर मेरी क्लास लाइव है तो आपको तुरंत दिख जाएगी, आपको लिंक का वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा कि विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक है। तो एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन इज द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो कौन सा होता है, ठीक है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस या एडल्टहुड। बच्चे का जो होता है ना, बुद्धि का अधिकतम विकास किस समय होता है? अगर मैं देखूं तो प्रतीक्षा और रोहित जी ने आंसर सही किया है, इसमें अधिकतम विकास होता है। जो एक कहते हैं ना मेंटल डेवलप, बच्चों के बुद्धि का विकास जो होता है वो शैशवावस्था में 80% या 90% हो जाता है, लेकिन अधिकतम जो होता है ना, कि जो विकास एकदम चरम पे हो जाता है, वो आपका किस में होता है? एडोलसेंस में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा। तो रोहित और प्रतीक्षा ने सही आंसर किया, तो वो अपने नंबर को प्लस कर लेना। किशोरावस्था में जो होती है ना, बुद्धि का विकास सबसे चरम पे होता है, सबसे मतलब कहते हैं ना लेवल जो होता है ना, बच्चों का विकास अगर जो भी बढ़ना रहता है 15 से 16 वर्ष की आयु में पूरा डेवलपमेंट उसके ब्रेन का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किशोरावस्था में आता है, इसमें बच्चों की जिज्ञासा जो होती है बहुत ज्यादा होती है, बौद्धिक क्षमता काफी बढ़ जाती है, सोचने, हर चीजों को लॉजिकल रूपों में सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा एडोलसेंस होगा राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट को पूछ रहा है आपसे, तो आंसर करना कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को दिख रहा है, तो आंसर करिए सभी आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट?
ठीक है। बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम अगर हम देखें तो मानसिक विकास की बात नहीं हो रही है कि भिन्नता तो होती है, बट यहाँ पे शारीरिक विकास की बात हो रही है। ठीक है। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध ये भी बच्चे के क्या होगा, ब्रेन से रिलेट है। द्रुतगामी विकास का नियम यानी कि एक तेजी से होता है, लेकिन ये सब में एक समान नहीं होता है। तो ये जो विकास होती है आपके शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक एक ही स्पीड में नहीं होती है। ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अनियमित विकास का नियम, यानी बच्चे का जो विकास होता है शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो धीरे हो जाता है, फिर किशोरावस्था में जाता है तो फिर वो गति तेज हो जाती है, और प्रौढ़ावस्था में वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो अनियमित विकास का नियम होगा, यानी जो विकास होता है वो अनियमित होता है, एक सरल जो कहेंगे ना रेखा वो नहीं होती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा अनियमित विकास का नियम, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है। सभी अपने नंबर प्लस भी करते जाओ ताकि मुझे शो भी होता रहे कि आप कितना कर रहे हो और कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसका आपका रिवीजन क्लास भी कराया है, प्लस थ्योरी क्लास अलग से भी ली है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कराए हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मैंने बताया था कि मानव विकास जो होता है वो किस किस क्षेत्र में होता है, डेवलपमेंट के एरियाज। तो वो क्या है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बी आपका है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी आपका है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। डी आपको ऑप्शन बोलता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू एरिया विच इज। वो कौन कौन से हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। आपका सेकंड है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन एंड सोशल। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। माही ने आंसर कर दिया है तो बिल्कुल राइट किया है। जो मानव विकास होता है वो फर्स्ट आपके 4 एस्पेक्ट पे डेवलप होते हैं। एक होता है फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, और संवेगात्मक और सामाजिक विकास। ये 4 क्षेत्रों में मानव विकास को क्षेत्र को बांटा गया है। इन चारों क्षेत्रों में बच्चे के विकास को देखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है। सभी अपने मार्क्स प्लस नहीं कर रहे हो, मैं देख रही हूँ माही और प्रतीक्षा कर रही हैं, बाकी सब नहीं अपने नंबर प्लस कर रहे हैं। सभी अपने नंबर प्लस करो, जब जहां से जो ज्वाइन हुआ है वहीं से अपने नंबर प्लस करते जाना। जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसमें अपने प्लस मार्क जोड़ते जाना। चलिए, अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने के कितने दिन लगते हैं? हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द बेबी टू डेवलपमेंट इन द वोम? 150, 280, 390 या 640? ओके, माई ने +4 किया है, रोहित ने +3 किया है। बाकी सब भी अपने ईमानदारी से अपने नंबर को इंक्लूड करते चलना। ठीक है। ओके, प्रतीक्षा भी बता रही हैं, ज्योति भी बता रही हैं। वेरी गुड, सभी करो। इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। जितना आप मिस्टेक करोगे उतना आप सीख रहे हो। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है 280। यस, अंकित ने भी बिल्कुल सही किया है, रीना ने भी बिल्कुल सही बोला है, ज्योति जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जानकी, प्रतीक्षा बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, यानी 280 डेज होते हैं माँ के गर्भ में बच्चे का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी आंसर सभी ने सही किया है तो सभी के +1 मार्क्स जुड़ जाते हैं उनके उसमें। अभी ये क्वेश्चन पे देखिएगा। नवजात शिशु का भार होता है जब वो जन्म लेता है तो उसका भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड?
द वेट ऑफ द न्यू बॉर्न इज 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। चलिए सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, और जिसको डाउट होता जाए आप तुरंत क्वेश्चन पे पूछो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो साथ ही साथ क्लियर भी होता चला जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि टाइम कम है और हमें तैयारी ज्यादा करनी है। 8th का बी ज्योति बोल रही है, बी। वेरी गुड, सबके मार्क्स मुझे दिख रहे हैं। एट्थ का बी बोल रहे हैं। यस, तो जो नवजात शिशु का भार लगभग होता है ना 7.5 पाउंड, यानी कि 3 से 3.5 केजी जो बोलते हैं बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो उस समय वो होता है। ठीक है, और इनकी लंबाई कितनी होती है, कौन बताएगा मुझे? जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको जो लंबाई मेजर किया जाता है वो कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? यस, 8th का बी, सभी ने राइट आंसर किया है। 8th के लिए सभी का आंसर बी आ रहा है। वेरी गुड, सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब किया है। ठीक है, तो ये बताना कि बच्चे का जो वजन होता है 7 पाउंड या 7 पॉइंट समथिंग कुछ मानते हैं 5 में, और जो इसको केजी में अगर हम लेते हैं तो 3 से 3.5 केजी का बच्चा जब होता है, पैदा होता है, इससे ज्यादा भी होते हैं, वो स्वस्थ बच्चे होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आपकी जो लिया जाता है ना, मेजर किया जाता है, वो आपका होता है 3 केजी, हाँ 3 या 3.5 में लेते हैं। ठीक है, हाँ रोहित बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कहाँ होगा सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर कितना बच्चा जो पैदा होता है 15 सेंटीमीटर का कैसे होगा वो? तो उसका जो होता है ना 19.5 इंच होता है। नोट करना चाहें तो आप सभी नोट कर सकते हैं, 19.5 इंच। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी जो लंबाई होती है 19.5 होती है। ठीक है, यस, लेखनी ने बोला, हाँ वेरी गुड लेखनी। लेखनी ने 19.5 होता है, या 20 भी हो जाता है, लेकिन इसी के बीच में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, या इनमें से सभी। द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक लेवल, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम द फैमिली, या फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हो ना आप उसको नोट करते चलना। ठीक है ना, एक क्वेश्चन के साथ मेरी यही है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन आपका करवाते चलती हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो हो कहीं छूटे नहीं, हर चीज आप में हो जाए। यस, पूजा ने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है। ठीक है, 9 का डी बोल रहे हैं। हाँ रेशमा, माही, रोहित, यस, अर्चना, अंकित, रीना, चित्रा, रोहित कुमार जी, ओके, प्रतीक्षा, 9 का डी बिल्कुल सही। जो सामाजिक विकास होगा उसमें हर चीज इन्वॉल्व होगी, विद्यालय भी होगा, परिवार भी होगा, और समाज होगा, तो ये हमारे सब हो जाते हैं हमारे सामाजिक विकास में। बिल्कुल राइट, सभी ने आंसर किया है, तो सभी के +1 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सभी के राइट आंसर इसके लिए आए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या बाल्यावस्था। जो बच्चे गर्भ में होते हैं उसको प्री नेटल एज कहते हैं, जो 280 दिनों का होता है। ठीक है, तो अगर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विकास, जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, तो वो मदर वॉम्ब से शुरू होता है। ठीक है, वेरी गुड ज्योति, माही, प्रतीक्षा अपने नंबर ऐड करते चल रहे हैं। वेरी गुड, चलिए आगे क्वेश्चन पे देखिएगा। पोस्ट बर्थ यानी पोस्ट बर्थ इज द सेकंड मेजर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी है सेकंड मेजर स्टेज?
जन्म के बाद जो दूसरी अवस्था जो माँ के गर्भ में होता है बच्चा यानी प्री नटल एज जिसको बोलते हैं, वो पहली अवस्था होती है बच्चे के विकास की। उसके बाद से जो दूसरी अवस्था जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? यस, बी होगा। बी इज द राइट आंसर। जो जन्म के बाद होगी वो शैशवावस्था होती है। प्री नटल एज यानी कि गर्भाधान वाली जो होती है वो प्री नटल होती है। जो दूसरी अवस्था इसमें बोला गया जन्म के बाद जो होती है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। फिर आती है हमारी बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष होती है। उसके बाद किशोरावस्था आती है जो हमारी 12 से 18 वर्ष होती है। ठीक है, गर्भावस्था जो होती है वो प्री नटल एज होती है जो बच्चा 280 दिनों तक माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, जन्म के बाद जो दूसरी अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है किस एज को? टॉय एज कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी को? क्वेश्चन नंबर 11 का करिएगा। कॉल्ड द एज ऑफ टॉय, प्री चाइल्डहुड, आंसर टू चाइल्ड, इनफेंसी या ऑल ऑफ देम? उत्तर बाल्यावस्था यानी कि जो आपका पोस्ट चाइल्डहुड कहेंगे उसको है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करना। ठीक है, टॉय एज किसको कहा जाता है? प्री स्कूल एज भी कहा जाता है इसको। यस, ज्योति और पूजा ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष की आयु होती है उसे ही खिलौना आयु या प्री स्कूल, जो स्कूल भी बच्चा जाना शुरू कर देता है तो उसको कहते हैं प्री गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वयः संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुत्ता, सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं। Which of the following is not an external expression in the age of age? जो आपकी बोली जाती है बाह्य अभिव्यक्ति। ठीक है, वयः संधि क्या होती है? एक संक्रमण काल होती है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है, जिसमें दोनों अवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये होती है वयः संधि काल। और इसमें इस अवस्था में बालक के क्या होते हैं? वो अस्थिर होता, अशांत होता और विद्रोही होता है। यानी दोनों का जो हम कहेंगे ना 12 वर्ष वाली जो एज जाती है और वो ना चाइल्डहुड में रहता है ना एडोलसेंस में, यानी दोनों जो क्रियाएं होती हैं साथ में वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के साथ मिक्स हो रही हैं, दोनों के गुण हो रहे हैं, तो वो होती है वयः संधि काल। ठीक है, और इसमें से पूछ रहा है कि उसकी अभिव्यक्ति कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रह के खेलना अधिक पसंद करते हैं। ये कब होगा? जब बच्चे छोटे होते हैं तब होता है ये चीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होता है। वो अशांत होते हैं, विरोधी प्रवृत्ति दिखाते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी वो किशोरावस्था में घुस रहे होते हैं, बाल्यावस्था को छोड़ रहे होते हैं। तो ये दोनों अवस्थाओं के गुण उसमें अभी मिक्सअप हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं वयः संधि काल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है। तो सक्रिय खेलों के स्थान पर वो बैठे रह के खेलना अधिक पसंद करते हैं। ये जब बच्चे इन्फेंसी पीरियड में होते हैं तब वो बैठकर खिलौनों से खेलते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो वयः संधि काल होती है ये किशोर अवस्था में बच्चे आते हैं तो खिलौनों से नहीं खेलेंगे, वो क्या करते हैं
वो बाहरी दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अशांत होते हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं और विरोधी प्रवृत्ति भी अपनाते हैं। तो ये सारे तो वयः संधि के हैं। जो नहीं है वो हमारा सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठ के रह के खेलना अधिक पसंद करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो डी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास पे सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। वेरी गुड, ज्योति का +9 है। चलिए, माही +10 में है। चलिए, 13 में से अभी 10 आपके सही हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। Which of the following is contributes the most to the learning and development of children? Family, peer group and television, family, peer group and teacher, family, games and computer, family, sports and आपके टूरिज्म है। बी कर रहे हैं सभी आंसर। यस, जो इसका राइट आंसर होगा परिवार होगा, उसके जो पीयर ग्रुप होते हैं वो होता है, और टीचर होते हैं उसके विकास और अधिगम में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक, हाँ, मैक्सिमम ने सभी ने बी आंसर किया है। पूजा ने सी किया था, बट इसका सी नहीं होगा। कंप्यूटर और गेम कहाँ होगा? अधिगम अगर जहाँ हो रहा है तो वहां पर उसका टीचर उसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है ना, और उसके पीयर ग्रुप भी उसका हेल्प करते हैं उसके डेवलपमेंट को। फैमिली तो फर्स्ट आती है उसकी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा? आपका बी ऑप्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि जो होती है, यानी कि ग्रोथ जो होती है शारीरिक होती है, ग्रोथ जो मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, और अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रोथ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रोथ? ग्रोथ के बारे में कौन सी जो एक स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी आंसर करना। अभिवृद्धि जो होती है शारीरिक होती है, अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि जो होती है मापनीय होती है, और अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सोनाली जी ने आंसर किया है डी। ओके, अर्चना ने कहा है डी। प्रवीण बोल रहे हैं डी। वेरी गुड, सभी का आंसर जो आ रहा है डी बिल्कुल सही है। रोहित बी नहीं होगा, डी होगा। तो बाकी जो स्टेटमेंट है कि जो ग्रोथ होती है डेवलप होती है यानी शारीरिक रूप से होती है वो हमें दिखती है, और अभिवृत्ति को हम मेजर कर देते हैं, मापनीय भी होती है। लेकिन जो ग्रोथ होती है ये एक समय के बाद बंद हो जाती है, और डेवलपमेंट जो हमारी होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी विकास जो होती है माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है? 15-16 लड़कियों में अगर देखें तो 15-16 के बाद जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है, लड़कों में 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो ये जो होती है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। आप जीवन भर किसी को नहीं देखेंगे कि उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा डी होगा, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होती है वो क्या होते हैं? अपना अध्ययन करते हैं, अपने व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या व्यवहार का विश्लेषण करते हैं? योर स्टडी ऑफ योर बिहेवियर, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर, या बिहेवियर एनालिसिस? वेरी गुड, सभी आप सभी अपने नंबर प्लस करते जाना। जितना आप जहां से भी जुड़े हो, जहां से आपने क्वेश्चन सही करना शुरू किया, आप वहां से जोड़ सकते हैं अपने नंबर को। ठीक है,
तो ये आप खुद को मूल्यांकित कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी हैबिट बनी रहेगी ना, तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपकी गलतियां कहाँ से हो रही है, आपको सीखना कहाँ से है, मेजर कहाँ से करना है, और आपकी गलतियों से ही आप अपना सुधार उसमें ला सकोगे। ठीक है। यस, पूजा और जानकी जी ने जो आंसर किया है सी, वो यही है कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरे के बिहेवियर को, ना कि खुद के बिहेवियर को। अगर हम खुद को देखते हैं तो हमारा जो परिप्रेक्ष्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा। हम अपनी अच्छी चीजों को ही देखेंगे, अपने खराब चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो जो भी हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना, तो हम देखते हैं दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक, चलिए, किसी को अगर कोई डाउट हो रहा हो क्वेश्चन में तो प्लीज आप फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए, अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। ठीक है, what is not correct with the respect of the case study method? तो केस स्टडी मेथड कब करते हैं, जब किसी के बच्चे के बिहेवियर को हमें जानना है कि वो अगर स्कूल में कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो स्कूल के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, या फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम केस अध्ययन विधि यानी केस स्टडी मेथड करते हैं। जब से उसके घर से लेके बाहरी अगल बगल जितने भी लोग रिलेट होते हैं ना, उन पे उनका हम अध्ययन करते हैं और उसके जो मेन रीजन हो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा होता है केस स्टडी मेथड। इसमें बच्चे के पूरे जीवन लेखा कहते हैं ना, वो तैयार किया जाता है कि उसका बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है, क्या रीजन है, सारी चीजों का पता लगाया जाता है। तो इस संबंध में क्या सही नहीं है, अगर हम बोले तो यह विधि बहुत जटिल है, यह बात गलत है। ठीक है, जटिल नहीं है, उसके घर पे बाहर में तो इतना वो उसमें सोचना नहीं है कि ये बहुत जटिल है तो ऐसे होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। वो जटिल नहीं होती है, बल्कि ये एक क्या होता है, एक बच्चे के बारे में पूरा नॉलेज लेना होता है, उसके पूरे घर में उसके परिवार के सदस्यों से मिल के करते हैं ना, तो इसको वैज्ञानिक भी मानेंगे, हर एक छोटी छोटी जानकारियां उसके बारे में पता चलती हैं। ठीक है, तो ये सब होती है, लेकिन इसको हम जटिल नहीं कहेंगे कि इसको कोई कर नहीं सकता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी आंसर करिएगा। Which of the following is not a theory of child development? अगर हम देखें कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो एक क्रम में ही बढ़ेगा ना, पहले वो बैठेगा, खड़ा होगा, फिर चलना शुरू करेगा, तो ये एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। जो विकास और अनुभव होता है वो सभी अंतःक्रिया होते हैं, सभी में जो नहीं होगा वो क्या होगा, सभी विकास तथा अधिगम जो भी सीखते हैं वो एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो विकास और अधिगम होता है सभी में एक समान नहीं होता है, कोई अपने एज से पहले जल्दी विकसित होता है, कोई देर में होता है, कभी कोई अपने एज के साथ होता है। और जो अधिगम होता है, सबके सीखने का भी जो होता है ना, हर कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसे एक ही गति में सीखता रहे, सबकी जो सीखने की क्षमता होती है अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, डी होगा, जो नहीं है। ठीक, हाँ,
बिल्कुल सही आंसर किया है अंकित, प्रतीक्षा, रेशमा, ये लोग आंसर कर रहे हैं, मीला कुमारी, हाँ पूजा, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है इसका। जो आपने आंसर किया है 7 का डी, बिल्कुल 17 का डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विकास की ओर बढ़ता है, विकास किसकी तरफ से किस तरफ बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान? Moves toward development, journal to specific, complex to difficult, specific to journal या simple to easy? क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करना। वेरी गुड, माही अपना +14 कर रही हैं, ज्योति 13, प्रतीक्षा 13। अंकित जी आप भी बहुत पहले से मेरे से जुड़े हैं, तो सभी अपने मार्क्स को प्लस करते चलना, ठीक है। मीला कुमारी 18 का ये कर रही है। यस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। यस, तो जो विकास होता है वो क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने शरीर के बाकी अंगों को हिलाने से पहले पूरे अपने शरीर पे कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, फिर वो अपने हाथ पैर और उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करता है। तो जो विकास होगा वो क्या होगा? जर्नल टू स्पेसिफिक होगा। पहले सामान्य गतिविधियां होंगी, फिर विशिष्ट क्रियाएं स्टार्ट होती हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा ए होगा। और जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो सभी लाइक करके जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो थोड़ी सी बस अपनी उंगलियों को कष्ट देकर आप लाइक का बटन दबा सकते हैं और वहीं से शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा है, सबने अपने नंबर स्कोर करते जा रहे हैं, प्लस करते जा रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कही जाती है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस था, ये पूछा भी गया था आपके यूपी टेट, एच टेट दोनों में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और आई थिंक ये सी टेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। तो इसको ध्यान से देखना। आत्म केंद्र प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, या नर्सिज्म की प्रवृत्ति, या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? व्हाट इज द टेंडेंसी टू लव योर सेल्फ कॉल्ड? वेरी गुड, सभी अपने मार्क्स प्लस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखते जाना, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करना। और एक एक लाइक जो आप करते हो ना, ये आपका फीडबैक होता है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, और बीच क्लास में भी दे सकते हो, बाद में भी बता सकते हो, अपने लाइक के थ्रू भी बता सकते हो। आत्म केंद्रित जो होता है ना, वो क्या होती है कि अपने में खोए रहना, अपनी क्रियाओं पर ध्यान देना, लेकिन खुद को प्रेम करना जो होता है, अहंकारी प्रवृत्ति तो होगा नहीं। हिप्नोटिज्म अलग ही चीज होती है, ठीक है ना। साइकोलॉजी में हिप्नोटिज्म अलग ही एक टेंडेंसी है जो आपकी वो आती है, वो अपने आप को प्रेम में नहीं आती है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नर्सिज्म होगा। तो ये जो आपका बात कही थी ना, फ्रॉयड जी ने कही थी, ठीक है। फ्रॉयड जी ने बताया था कि अपने आप को, अपने शरीर के अंगों को प्रेम करना जो होता है वो क्या होता है? नर्सिज्म होता है। ये आपके यूनानी पौराणिक कथाओं में लिखा गया है, ये फ्रॉयड की थ्योरी में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने एक नर्सिज्म नाम का व्यक्ति था जो अपने शरीर के अंगों से अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसी पे इसको नर्सिज्म की प्रवृत्ति कही जाती है, जो फ्रॉयड ने यूनानी के पौराणिक किताबों के बेसिस पर बताई है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। हाँ, मीला और सेजल, सोनाली ने आंसर किया है सी, बिल्कुल सही किया है, चित्रा ने भी बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें किसी को किसी तरह का डाउट है क्या? थोड़ी सी जानकारी थी फ्रॉइड के बारे में, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माही का +16 है, वेरी गुड।
चलिए हाँ, हेमलता आपने भी आंसर सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? ठीक है प्रतीक्षा माही, आप दोनों आसपास ही चल रहे हो। बिल्कुल देखते हैं आप दोनों लास्ट कितना स्कोर करते हो। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं बट लग नहीं रहा है कि मुझ हो पाएगा, बट फटाफट आप सभी आंसर करना ताकि हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत? यस, बिल्कुल, बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो होगा निरंतरता के, यानी जो विकास है वो कभी नहीं समाप्त होती है, ये हमारे मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है, तो ये निरंतरता की प्रक्रिया है। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिल शुरू होता है? ये कौन सी अवस्था में होता है? तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये फ्रॉइड जी ने बात कही थी कि ये ओडिपस और इलेक्ट्रा जो होती है ना, ये लड़कियों में और लड़कों में पाई जाती है, जिस गुण की वजह से लड़कियां अपने पिता को और लड़के अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा भी था क्लास में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये फ्रॉइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इसको बताया हुआ है कि ये जो दो चीजें होती हैं, जो होती हैं, इससे बच्चा क्या होता है, दो विपरीत गुण होते हैं। जो लड़का होता है वो अपनी माँ की तरह अट्रैक्ट होता है, माँ से ज्यादा प्रेम करता है, और लड़कियां जो होती हैं वो अपने पिता से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं और ज्यादा प्रेम करती हैं। तो इसको आंसर सभी करना कि ये किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा शैशवावस्था होगा। ठीक है, ये जो होती है, ये जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो वो देखते हो ना, छोटे बच्चे क्या होती है, जो लड़कियां होती है अपने पिता की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, उनकी तरफ खेलती हैं, वहां जाती हैं। और जो लड़के होते हैं वो कहते हैं ना, ममाज बॉयज कहा जाता है ना, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो फ्रॉइड के अनुसार शैशवावस्था में ओडिपस जो होता है वह इलेक्ट्रिकल ग्रंथि का विकास हो जाता है। यह अवस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 4 से 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। ठीक है, जो ओडिपस ग्रंथि होती है वो किसमें होती है? लड़कों में पाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जिसमें से माता के प्रति ज्यादा ममता, प्रेम। और इलेक्ट्रा जो होती है, ये ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जिससे प्रेम से पिता की तरफ ज्यादा होती है। तो सभी ने देखा होगा कि जो लड़कियां बचपन में होती है ना, अपने पापा की तरफ ज्यादा जाती हैं, पापा को ज्यादा, ये फ्रॉइड के अनुसार है। बट ज्यादातर देखा जाता है ना कि पिता अपने लड़कियों को से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि लड़कियां उनको प्रेम करती हैं, लड़के अपनी मम्मा से ज्यादा अटैच होते हैं, मम्मा को प्रेम करते हैं। तो ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो फ्रॉइड ने इसकी वजह बताई थी ओडिपस और इलेक्ट्रा की वजह से। ये जो ग्रंथि होती है, यस, माही ने बिल्कुल बोला, पापा की परी। ये कहा भी जाता है, पापा की परी कौन होती है? तो लड़कियां होती हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रा जो होती है वो होती है लड़कियों में, ग्रंथि एक पाई जाती है, और ओडिपस जो होता है वो लड़कों में पाई जाती है। ठीक है, ममाज बॉयज बोले जाते हैं ना, ममाज बॉयज। यस यस, माई बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये चीजें जो थी, ये दोनों की वजह से ये होती है। ये फ्रॉइड जी ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताया है। ठीक है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगर वो क्लास में है तो उनका ये क्वेश्चन पे डाउट खत्म हो गया होगा, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चला होगा। ठीक, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं ना, पापा की परी, पापा की गुड़िया, जो भी होता है ना, सब पापा की हो जाती हैं लड़कियां। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं। वो गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो आंसर करना, एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, या ट्रिपल एक्स गुणसूत्र, या एक्स गुणसूत्र?
normal males have XY chromosomes while normal females have XY chromosomes. सॉरी, इसमें क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है इंग्लिश वाले में, हिंदी में देखिएगा। एक सामान्य महिला में क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, बताइएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सभी के आंसर जो सही हो रहे हैं। औरतों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं, और पुरुषों में जो होते हैं XY। और XX जो गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े पुरुषों में भी समान होते हैं, और महिलाओं में 23 होते हैं। जो एक गुणसूत्र जिससे जो होता है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो पुरुष में XY पाया जाता है। तो जब Y और X मिलता है तो लड़का होता है, और XX मिलती है तो लड़कियां होती हैं। ठीक है, तो ये होता है गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर होगा, जो औरतों में पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो XX के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना में माना जाता है, क्या माना जाता है? गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़? सभी अपने नंबर प्लस करो, कुछ लोग ही प्लस करके दिखा रहे हो, बाकी सब नहीं दिखा रहे हो अपने नंबर। यस, टोटल जो होते हैं 46 होते हैं, 44 नहीं होते हैं, 46 होते हैं। 23 माता के और 23 पिता के, जिसे जायगोट बोलते हैं। तो जो पूरे गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। 23 माता से आती है और 23 पिता से आती है। लेकिन जो 22 गुणसूत्र दोनों तरह होते हैं ना, वो सेम होते हैं, एक्स एक्स से होते हैं, और माता में जो होता है वो XX 23 पूरे वही होते हैं। लेकिन जो एक गुणसूत्र जो पिता में पाया जाता है वो XY होता है, उसी के आधार पर जेंडर डिटर्मिनेशन होता है, यानी लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए 23 का सभी आंसर करना कि आनुवांशिकता को क्या माना गया है? गत्यात्मक, स्थिर या फिर प्राथमिक या गौड़? तो मैंने बताया था कि आनुवांशिकता क्या होती है? स्टैटिक होती है, स्टेबल होती है, स्थिर होती है। यानी जो गुण हमें अपने माता पिता से मिल जाते हैं वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। और जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है? डायनेमिक होता है। जैसा पर्यावरण हमें मिलता है हम उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। लेकिन आनुवांशिकता को क्या आप बदल सकते हैं? आप जैसे दिखते हो माता पिता की तरह, तो क्या आप अपने आंखों का रंग या बालों का रंग या अपना शरीर या अपना चेहरा बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो ना। ये जो आपको मिलता है अपने माता पिता से मिलता है, और ये बिल्कुल स्थिर होता है। जैसा आप अपने माता पिता से गुण पाओगे वैसा ही आप डेवलप करोगे, वैसे ही आप दिखोगे। तो ये क्या होता है? आनुवांशिकता हमारा आपका स्टेबल होता है। लेकिन जो पर्यावरण हमारा होता है वो अस्थिर होता है, यानी कि चेंज होता है। हमें अपना पर्यावरण जैसे मिलता है हम उस हिसाब से अपना विकास करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी आप ध्यान दीजिए, आनुवांशिकता स्थिर होती है, परंतु जो हमारा पर्यावरण होता है वो हमारा डायनेमिक होता है, गत्यात्मक होता है, चेंज होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, बी आंसर किया है जिन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, प्राकृतिक यानी हमारी अनुवांशिकता, हमारी जो हेरिडिटी है वो है, और पोषण हमारा पर्यावरण है। ठीक है, तो ये दोनों किससे संबंधित है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, या अनुवांशिकता एवं वातावरण? क्वेश्चन नंबर 24 का सभी आंसर करना। वेरी गुड, माही और ज्योति अपने नंबर प्लस कर रही हैं। हाँ, प्रतीक्षा भी बता रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा 24 का सभी आंसर करना, फटाफट आंसर करो। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? थैंक यू संजीव जी।
मैंने कोशिश की है कि आपका डेवलपमेंट चैप्टर पूरा अब से कवर हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। जो आपकी प्रकृति का संबंध है वो आनुवांशिकता से है, और जो पोषण यानी जहाँ पे आपका पोषण हो रहा है, नरिशमेंट हो रहा है, जिसमें आप डेवलप कर रहे हो, वो क्या है? हमारा वातावरण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आनुवांशिकता एवं वातावरण। बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में एक हो सकता है। खोज, पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, या पर्यावरण, या स्थिरता और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिएगा। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो कौन सी चीज है जो अन्योन्य क्रिया यानी अंत क्रिया करती हैं और विकास के रूप में एक विशिष्ट भूमिका को निभाती हैं? तो वो क्या होगा? बहुत अच्छा ज्योति, माही, प्रतीक्षा। अर्चना बोल रही हैं डी। बाकी सभी भी आंसर करिए, क्वेश्चन दिख रहा है तो। विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, तो ये किसके बीच में होती है अन्योन्य क्रिया? यस। हाँ, प्रीति, माही, ज्योति, रोहित। हाँ, जानकी जी, बिल्कुल सही। ये जो क्रिया है, अन्योन्य क्रिया जहाँ पे होती है, वो किसका होता है? वंशानुक्रम और हमारे पर्यावरण का होता है, जो विकास के विविध मार्गों के निष्कर्ष के रूप में हो सकता है ना? तो ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये आपस में कोरिलेट होती हैं। ठीक। हाँ, हेमलता जी वेरी गुड। अपना नंबर दिखा रही हैं, शो कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, या युयुत्सा। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी आंसर करिएगा जल्दी से। 26 आप सभी को दिख रहा है तो आंसर करिए सभी। वेरी गुड। नंबर भी अपना करते जा रही हैं, बहुत अच्छा। आप लोग आंसर करिए, बस मैं अपना गैस का नॉक बंद करके आती हूँ 2 सेकंड में। 26 का सी बोल रही हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं प्रीति कुमारी। 26 का सी, वेरी गुड। यस, बिल्कुल सही है। जो जन्मजात व्यक्तिक गुण होते हैं, जो जन्मजात मिलते हैं, वो हमें अपने वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस से मिलती है, हेरिडिटी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो वंशानुक्रम होगा। बिल्कुल राइट आंसर किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 26 के लिए। बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनको सॉरी, इसको 27 कर लेना, 26 ही हो गया है। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस, या वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा कि इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, या वुडवर्थ। 27 है, नंबर को करेक्ट कर लीजिएगा। 27 है ये। बी बी, वेरी गुड पूजा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो गाल्टन ही होगा। गाल्टन को सृजन विज्ञान और व्यवहारिक वंशानुक्रम के अंतर्गत इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था, इसकी सहायता से ना भावी पीढ़ियों में वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले जो लक्षण है ना, उनको नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति का जो नस्ल हो, जो आने वाली पीढ़ी हो, उसमें सुधार किया जाए। यानी जो गुण हो, जो लक्षण हो, उसको हम सुधार कर सके, उसको नियंत्रित कर सके, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट हम दे सके, ताकि जो नस्ल हो वो अच्छे से सुधर सके। यानी जेनेटिक चीजों पर बेसिकली किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाल्टन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी, गाल्टन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारण है? 28 है। ठीक है, आनुवांशिकता किससे संबंधित है? तो आंसर करिएगा, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली ड्यू टू हेरिडिटी? कलर ऑफ आईज, पार्टिसिपेंट्स इन सोशल एक्टिविटीज, एटीट्यूड टुवर्ड अ ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट पर्सन, या थिंकिंग पैटर्न्स। बहुत अच्छा माही। 28 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। वेरी गुड ज्योति, रेशमा। यस, बिल्कुल सही है। जो आनुवंशिकता से संबंधित है, हमारे आंखों का रंग, हमारा शरीर, नाक, नैन, नक्श जो कहते हैं ना, मम्मी पापा से पाते, वो हेरिडिटी से होती है हमारे। तो बिल्कुल राइट आंसर किया आप सभी ने इसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 सामाजिकरण है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। 28 का सभी आंसर करना। सामाजिकरण है, चेंज इन सोशल नॉर्म, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड टॉट, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, या एडॉप्शन विद द नॉर्म ऑफ सोसाइटी। बहुत अच्छा, सभी अच्छा स्कोर कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने स्कोर को दिखा रहे हो, है ना। यस, 29 बिल्कुल सही आप सभी करिएगा। वो नंबरिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो सभी आंसर करना। ठीक है, यस, बिल्कुल सही है। जो इसका राइट आंसर होगा वो डी ही होगा। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना, यानी जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं हमारे समाज में, उसको हम अपनाते हैं और अपने व्यवहार में उसको लाते हैं। यही होता है हमारा समाजीकरण। ठीक है, मानदंडों में परिवर्तन नहीं करना है, मानदंडों के अनुसार हमें परिवर्तित होना है। ठीक है, तो इसका होगा, शिक्षक से पढ़ाए गए बीच का संबंध नहीं, समाज का आधुनिकीकरण नहीं करना, हमें समाज के मानदंडों के साथ एडॉप्ट करना है, उसको एडॉप्शन में लाना है, अनुकूलन करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? जहां पर हम एक्टिव नहीं है, हमें सिखाने वाला एक्टिव है। यानी तो आप बताइएगा कि परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, या स्वास्थ्य क्लब। निष्क्रिय यानी पैसिव है। एजेंसी कौन है जहां पर हम एक्टिव नहीं होते हैं, हम पैसिव ही होते हैं, वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही, अंकित ने आंसर किया था। 29 का डी बिल्कुल सही आंसर किया था। 30 के लिए करिएगा। इसका क्या होगा कि निम्न में से सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? तो मैंने आपको पढ़ाया है सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी में कौन होते हैं? हमारे फैमिली होती है, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होंगे, जो हमारे नेबरहुड होंगे, ये सब हमारे सक्रिय एजेंसी है, जहाँ पर हम एक दूसरे को सामने से देखकर इंटरेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, बुक हो गया, मैगजीन हो गया, मीडिया हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए? निष्क्रिय एजेंसीज हो गए। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। चलिए, और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन करना है कि क्लास को यहीं पे मैं समाप्त करूं? और भी क्वेश्चन करने हैं कि यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं?
सभी अपने स्कोर भी शेयर करना, कितने हो रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, सेशन कैसा लग रहा है, ये सब भी फीडबैक दो। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और क्वेश्चन करने हैं, ओके, सभी को करने हैं। माई बोल रही है कल करेंगे, मीला जी बोल रही है करना है। ओके, तो अभी जो करेंगे ना नॉन स्टॉप करेंगे, बिना एक्सप्लेनेशन के करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक है। फटाफट करिएगा, कौन सा एक कथन जो विकास के बारे में है वो उचित है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको यहीं पे करते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करना। 31 का ए कर रही हैं। इसमें अगर ए करें तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। विकास जो आपने पढ़ा है कि विकास जन्म से लेकर कब्र तक चलती है, तो विकास सांस्कृतिक संदर्भ विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक जो होता है, समाज की संस्कृतियां होती हैं, वो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, ठीक है। बी होगा आंसर, ठीक है। इसमें दिया है विकास क्या होता है, जन्म से स्टार्ट हो तभी समाप्त हो जाता है, तो ये गलत है। विकास एकल होता है, बिल्कुल नहीं। विकास पृथक होता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो जो सही बात है वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन हो गए। मैंने आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रखे थे, सोचा था बिल्कुल बिना ब्रेक के क्वेश्चन कराऊंगी, बट कोई बात नहीं। बाकी क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो कल सभी मेरे साथ क्लास में कल बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चन आपसे लिए हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन हो सके, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। और घर पे भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए बस कर रही हूँ, अब नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और चाहेंगे कि अपनी स्पीड बढ़ाए। ओके ओके रोहित, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग मी, ठीक है। मुझे देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। कल मिलेंगे क्लास में पूरे क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।